तो अभी रिसेंटली जापान में कुछ हुआ था जिसकी वजह से बहुत सारे मार्केट्स में हलचल मची थी। उन सिचुएशंस में आप फंडामेंटल्स को कैसे स्टडी करते हो? जापान जो है वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक तरीके से फाइनेंसिंग करेंसी है। सो जापान में इंटरेस्ट रेट्स आर ऑलमोस्ट एट 0%, फ्री में पैसा मिल रहा है। फॉरेक्स मार्केट में क्या है, बड़े प्लेयर्स तभी पार्टिसिपेट करते हैं जब उनके पास एक कॉन्क्रीट रीजन हो। जो फॉरेन करेंसीज होती है वो कहाँ ट्रेड होती है? फॉरेन करेंसीज है वो यूजुअली दो तरीके से ट्रेड हो सकती है। ओके। तो इंडिया में एक रेगुलेटेड मार्केट है एंड उसके अलावा जो बहुत सारे लोग जो अनरेगुलेटेड एप्स या प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर ट्रेड करते हैं। आरबीआई बोलता है कि अगर आप इनके साथ ट्रेड कर रहे हो, अगर ये लोग आपका पैसा लेके भाग गए तो हम कुछ नहीं कर सकते। रिस्क इज ऑलवेज हायर देन रिवॉर्ड। करेक्ट। सो यू नीड टू मैनेज द रिस्क बेटर। अगर आप रिस्क को मैनेज कर लेते हो तो रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। मेरा हमेशा से ऐसा मानना रहा है कि फंडामेंटल एनालिसिस सबसे ज़्यादा पावरफुल है। सो अगर आपको सॉलिड रीजन नहीं है आपके पास और आप सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हो मार्केट में, सो यू जस्ट डूइंग टाइम पास। लोग इंडियन मार्केट्स में पैसा डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इंडिया के सामने यूएस डॉलर ही स्ट्रांग होता है और इंडियन करेंसी ही वीक होती जाती है। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो इट वाज 3 रुपीज पर डॉलर। Okay. राइट नाउ इट इज 83 रुपीज पर डॉलर। थैंक यू सो मच नीलेप सर फॉर डूइंग दिस। हमारी ऑडियंस को बहुत टाइम से फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के बारे में समझना था, सीखना था, और हमें नहीं लगता है कि आपसे बेटर कोई हो सकता है जो इसके बारे में हमारे साथ यहाँ डिस्कस कर सके। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। टू बिगिन विथ, सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आप कैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में एंटर किए। Okay, so first of all, thank you for inviting me. See, फॉरेक्स ट्रेडिंग की मेरी जो जर्नी है दैट डेट्स बैक टू 2014। 2014 में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड माय पोस्ट ग्रेजुएशन वाज इन फाइनेंस। सो हमारे यहाँ पर दो स्पेशलाइजेशन होते थे, मेजर एंड माइनर, और दोनों मेरे फाइनेंस थे। सो कोर फाइनेंस कहते थे मुझे। सो वहाँ पर मेरा जब फाइनल ट्राइमेस्टर था उसमें एक प्रोजेक्ट था जो मैंने सिलेक्ट किया था। उसमें मुझे डिफरेंट असेट क्लासेस को स्टडी करना था। Correct. So stock market and commodities market, gold, silver, precious metals we call it. So अलग-अलग asset classes. So forex was also a part of it. Okay. So it was a small part of entire project. Okay. But वहाँ से मेरा attraction forex की तरफ बढ़ा। मुझे लगा कि हाँ यार, ये कुछ ऐसा है जो मैं शायद pursue करना चाहता हूँ for rest of my career शायद, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा मार्केट है। राइट। लेकिन फिर भी इंडिया में कोई इसके बारे में ना कोई जानता है ना कोई डिस्कशन करता है। एंड कोइंसिडेंटली उसी टाइम पर अराउंड 2011 टू 13 हमारा रुपया जो है वो डिप्रिशिएट हुआ था फ्रॉम 45 टू 68 अगेंस्ट यूएस डॉलर। अच्छा, 2 साल के अंदर? यस, 2 साल के अंदर। Okay. इट वाज ऑलमोस्ट 50% डिप्रिसिएशन इन आवर करेंसी। Right. सो वहाँ पर मेरा न्यूज़ हम पढ़ते रहते हैं तो अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ गया कि अब इस मार्केट में कुछ करना चाहिए। सो वहाँ से फिर मैंने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, फॉरेक्स मार्केट में ही कुछ करते हैं। Okay. एंड इंडिया में इंट्रोड्यूस हो चुका था इन 2008, बट पीपल वर नॉट अवेयर अबाउट इट। जैसे मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स हम जो ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो हम एनएससी बीएससी पे करते हैं, तो वैसे ही जो फॉरेन करेंसीज होती है वो कहाँ ट्रेड होती है? सो फॉरेन करेंसीज है वो यूजुअली दो तरीके से ट्रेड हो सकती है। ओके। नॉर्मली इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक रेगुलेटेड मार्केट है जो सेबी और आरबीआई के कंबाइंड रेगुलेशन में लॉन्च हुआ था इन Okay. 2008, अगस्त 2008। ओके। एंड उसके अलावा जो बहुत सारे लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं या बात करते हैं फॉरेक्स की, तो वो होता है जो अनरेगुलेटेड एप्स या प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर ट्रेड करते हैं, वो वाला Okay. पार्ट है जो आरबीआई बोलता है कि इट इज़ अनरेगुलेटेड, सो यू शुड नॉट गो एंड ट्रेड ऑन दैट बिकॉज देयर इज नो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन अवेलेबल देयर। तो किस तरह का इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नहीं है वहाँ पे? सो सी, ये जो प्लेटफॉर्म्स या एप्लीकेशंस हैं वो आप जब उसमें इन्वेस्ट करते हो, ट्रेड करते हो, तो व्हाट यू नीड टू डू इज इनिशियली यू हैव टू ओपन एन अकाउंट फर्स्ट। Correct. राइट। अकाउंट ओपन करने के बाद जब भी आपको ट्रेड करना है तो आपको कुछ फंड्स ट्रांसफर करना Correct. पड़ता है एज कैपिटल। हम्म। उसको वहाँ पर इक्विटी वर्ड यूज होता है। तो जब आप अपना पैसा ट्रांसफर करते हो, सो अब वो अगर ब्रोकर्स या प्लेटफॉर्म्स इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, तो अगर आप पैसा विड्रॉ करने जाओगे और उन्होंने आपका पैसा नहीं दिया तो आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर आउट ऑफ इंडिया। राइट। तो इंडिया के रूल्स जो लॉ है वो इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकता। एंड गवर्नमेंट के नॉट गो एंड आस्क देम कि भाई इनको पैसे दे दो, क्योंकि वो हमारे ज्यूरिडिक्शन में है ही नहीं। तो इस वजह से वो लोग इंडिया में नहीं है, तो आरबीआई बोलता है कि अगर आप इनके साथ ट्रेड कर रहे हो, अगर ये लोग आपका पैसा लेके भाग गए तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो यू डू नॉट कम टू अस एंड आस्क अस फॉर। तो ऐसे इंसिडेंसेस हुए जब
लोगों को नहीं मिले पैसे? बहुत होते हैं, मतलब ढेरों कंप्लेन आते हैं मेरे पास कि सर ये इस प्लेटफॉर्म में मेरे पैसे फंस गए। लास्ट वीक ही एक कंप्लेन आया था कि सर इस प्लेटफॉर्म में पैसे फंसे हुए हैं, अगर आप निकलवा दो तो। अब हम तो हाँ, कुछ कर नहीं सकते। तो इन्वेस्टर को मतलब इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म क्यों यूज़ कर लेता है? उसको पता नहीं है कि ये अनरेगुलेटेड है, या फिर पता है फिर भी यूज़ करता है? पता तो है, लेकिन फिर भी वो यूज़ करता है। उसके पीछे एक दो रीज़न है। एनएससी पे जो फॉरेक्स मार्केट चलता है वो 9 to 5 का टाइम है। ओके। ओके, तो 8 घंटे में आप 8 ट्रेड घंटे, कर सकते राइट। हो। एंड ये जो प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पर 24 आवर्स ट्रेड कर सकते हो आप। ओके। तो ट्रेडिंग आवर्स ज़्यादा मिलते हैं आपको। एंड यूजुअली जो ट्रेडर है वो ऐसा सोचता है कि मैं अपने एक्स्ट्रा टाइम में कुछ पैसा कमाऊँ तो मैं रात को ट्रेड कर लूँ, राइट। या फिर स्पेयर टाइम में ट्रेड कर लूँ। राइट। एक ये होता है। और दूसरा ये होता है कि ये प्लेटफॉर्म्स लेवरेज बहुत ज़्यादा देते हैं। ओके। मतलब कि कम पैसे में आप बहुत बड़ा ट्रेड कर सकते हो, ओके। विच इज़ वेरी डेंजरस। नहीं करना चाहिए इतना ज़्यादा राइट। ट्रेड, लेकिन फिर भी वो लोग देते हैं और लोग यूज़ करते हैं। तो क्या ऐसा भी है कि जैसे 9 to 5 है, तो 9 to 5 में बहुत लोग अपने जॉब्स कर रहे होते हैं, अपना बिजनेस चला रहे होते हैं, उसके बाद वो लोग फ्री होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए वो प्लेटफॉर्म्स एक जरिया बन जाते हैं जहाँ पे वो लोग इजीली जाके ट्रेड कर सके? यस, कह सकते हैं। एंड एक और रीज़न है जो ये है कि यूएस दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। करेक्ट। एंड यूएस ओपन होता है शाम को, यानी कि हमारे यहाँ पर जब शाम होती है तो Correct. करीब करीब 6 in the evening। राइट। और यूएस के मेजर इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज भी शाम को 6 बजे रिलीज होते हैं। ओके। तो उसके बाद एक बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आता है मार्केट्स में, राइट। तो वो भी शाम को होता है या ओके। रात को होता है, राइट। राइट। रफली। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि लोग वहाँ पर ट्रेड करते हैं। येस, इट कैन बी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ रेवेन्यू। जो लोग दिन में काम कर लिया है, अभी रात को कुछ खास है नहीं, राइट। तो वो लोग इस वजह से दे प्रेफर। आपने पूरे कॉन्वर्सेशन में भी एक वर्ड यूज़ किया, लेवरेज, कि उन प्लेटफॉर्म से लेवरेज ज़्यादा मिलता है, और शायद एनएससी वाले जहाँ पे ट्रेड होते हैं, एक्सचेंज जो है, वहाँ पे लेवरेज कम मिलता है। तो ये लेवरेज कैसे वर्क करता है? आप कुछ नंबर्स के साथ हमको एक्सप्लेन कर पाओगे? ओके, सो सी लेवरेज क्या है कि मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल है। करेक्ट। अगर मैं आपको बोलूं कि आप 1 करोड़ रुपीज़ की करेंसीज बाय या सेल कर सकते हो, ओके। सो आपको 100 टाइम्स मैंने हम्म। आपको अलाउ किया आपके कैपिटल से ज़्यादा, ओके। कि आप 100 टाइम्स तक जा सकते हो। तो दैट 100 टाइम्स इज कॉल्ड लेवरेज। ओके। अब ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर लेवरेज रेंजेस फ्रॉम 500 to 2000 टाइम्स। 500 to 1000 टाइम्स? यस। ओके। सो अगर 1 लाख का किसी का कैपिटल है तो वो 5 करोड़ से लेकर 20 करोड़ की करेंसीज बाय या सेल कर सकता है। ओके। अब आप सोचो कि ये कैसा है, पता है, ये फुल स्पीड पे गाड़ी चलाने जैसा है। मान लो कि आपकी गाड़ी की कैपेसिटी है वो 300 किलोमीटर पर आवर पे जा सकती है, राइट। अगर आप 300 की स्पीड पे गाड़ी चलाओगे तो आपका एक्सीडेंट होना तय है, करेक्ट। राइट। इफ नॉट राइट नाउ, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच भी गए सेफली, तो आप ये एज्यूम नहीं कर सकते कि हमेशा आप इतनी स्पीड से पहुंच जाओगे। राइट। सो गाड़ी में स्पीड है और स्पीड का यूज करना है, लेकिन कितना यूज करना वो समझना बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट यूटिलाइज द फुल स्पीड, क्योंकि उसके लिए फिर रास्ता भी वैसा चाहिए। करेक्ट। तो जैसे अब मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं 500 टाइम्स के लेवरेज से ट्रेड कर रहा हूँ, तो पाँच ऑलमोस्ट 50 करोड़ पे ट्रेड कर 5 CR। 5 CR पे ट्रेड कर रहा हूँ। करेक्ट। तो जब मैं 5 CR पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो मान लीजिए मेरा 5 CR का पैसा मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाया हुआ है और टूटने लग गया, 5 CR से गिरने लग गया, तो कब मेरे पास मार्जिन कॉल आ जाएगा, या फिर कब ऐसा होगा जब मेरा ट्रेड कट हो जाएगा? सो अगर 0.2% का फ्लक्चुएशन आता है करेंसीज में, ओके। तो आपका अकाउंट जीरो हो जाता है, ओके। क्योंकि एंटायर कैपिटल इज गॉन। 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए तक का मुझे यस, सो लिमिट। अकाउंट विल बी ब्लोन। ओके, तो दैट इज़ वेरी इजी, इतना तो मोमेंट आ ही जाता होगा। आ ही जाता है, बिल्कुल। तो ओके। लोग नहीं समझते हैं, तो इसलिए वो यूज करते हैं फुल्ली। ओह, सो आई थिंक इसकी वजह से रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है, और स्टॉक मार्केट्स और एफएनओ से जल्दी लोग यहाँ पे वाइप आउट होते होंगे। यस, लोग ये सोच के आते हैं कि अगर 0.2% मेरे फेवर में आ गया तो पैसा डबल भी हो सकता है। करेक्ट। बट देखो, हमेशा जहाँ रिस्क इज ऑलवेज हायर देन रिवॉर्ड, करेक्ट। सो यू नीड टू मैनेज द रिस्क बेटर। अगर आप रिस्क को मैनेज कर लेते हो तो रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली मैनेज हो मैनेज जाता है। आता है। लाइकवाइज, जैसे आपने अभी एक और चीज़ बोली कि 2011 से लेके 13 तक आपने देखा कि जो इंडियन रुपी वर्सेस डॉलर है, दैट वेंट नियरली फ्रॉम 45 to 60। सो इन दैट केस ये करेंसी का कोटेशन कैसे होता है? जैसे स्टॉक का तो हमको पता है कि रिलायंस का स्टॉक 2500 रुपये का है, तो 2500 रुपया एक स्टॉक रिलायंस। तो करेंसी में कोटेशन कैसे चलता है, क्योंकि दोनों साइड ही तो पैसे इन्वॉल्व है? राइट। सो सी करेंसीज में कैसे होता है कि हम जैसे बोल सकते हैं कि रिलायंस का प्राइस 2000 है, 2500 है, लेकिन हम वैसे नहीं बोल सकते कि डॉलर का प्राइस जो है वो 70 या 50 या 30 है। करेक्ट। क्योंकि उसमें ऐसे बोलना पड़ता है कि $1 इक्वल्स टू 84 रुपीज, राइट। बट $1 इज इक्वल टू 150 येन।
सो पीछे वाली करेंसी जब चेंज होती है तो वो वैल्यू भी चेंज हो जाता है. सो इट्स ऑलवेज अ रिलेटिव प्राइसिंग इन करेंसी मार्केट. सो करेंसी मार्केट में हमेशा दो करेंसीज इन्वॉल्व होती है. फर्स्ट इज जो पहली करेंसी होती है वो पैर में लिखा जाता है नाम, राइट. जैसे हम कहते हैं USD INR. ओके. तो 1 USD INR इज USD INR का रेट जो है वो 84 है, ऐसा बोला जाता है. सो 1 USD इज इक्वल टू 84 INR. ओके. तो दो करेंसीज होती है, उसमें जो फर्स्ट करेंसी होती है उसे हम बेस करेंसी कहते हैं, जो लेफ्ट साइड पर लिखी होती है. एंड सेकंड करेंसी जो राइट साइड पर होती है उसे कोट करेंसी कहा जाता है. सो जो हम प्राइस या वैल्यू देखते हैं दैट इज ऑलवेज 1 यूनिट ऑफ बेस करेंसी इज इक्वल टू दिस मैनी यूनिट्स ऑफ कोट करेंसी. तो जैसे अभी येन और USD है तो USD येन बोलेंगे और वो 150 पे कोट हो रहा है. यस, USD JPY बोल सकते हैं, डॉलर येन बोल सकते हैं. डॉलर येन बोल सकते हैं. और वैसे ही जैसे पूरे सेटअप्स में सबसे ज्यादा कौन सी पेयर्स ट्रेड होती है? सो सबसे ज्यादा ट्रेड अगर देखने चाहे तो यूरो USD सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, यूरो डॉलर. ओके. उसके बाद होता है यहाँ पे यूरो डॉलर बोलते हैं, यूरो पहले आ रहा है और डॉलर बाद में आ रहा है. यस, वहां पर यूरो पहले आएगा तो यूरो विल बी बेस करेंसी एंड डॉलर विल बी कोट करेंसी. करेक्ट. सो यूरो डॉलर, उसके बाद पाउंड डॉलर एंड डॉलर येन. ओके. दीज आर द थ्री पेयर्स जो सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं ग्लोबली. तो मैं कहीं भी बैठा हूँ कोई भी पार्ट दुनिया के, मैं यही तीन करेंसी सबसे ज्यादा देखता हूँ ट्रेड होते हुए. हाँ, प्राइमरीली तो यही देखते हैं. उसमें ऐड तो बहुत सारी कर सकते हैं आप, बट यस प्राइमरीली यू कैन लुक एट दिस थ्री. ओके. एंड जैसे आपने वो 0.2% वाला कॉन्सेप्ट बताया, वो कैसे वर्क करता है? उसको शायद मार्जिन कॉल बोलते हैं कि 0.2%, जैसे जब 500x का लेवरेज मिलता है तो 0.2% पे कॉल आ जाता है. तो मार्जिन का सिस्टम वर्क कैसे करता है पूरा? सो मार्जिन का सिस्टम ऐसा है कि अगर आप फुल लेवरेज पे काम करें, अब ये लोग 500 टाइम्स मार्जिन देते हैं या 500 टाइम्स लेवरेज देते हैं रादर. सो मार्जिन हो गया ऑटोमेटिकली 0.2% का मार्जिन हो गया आपका. सो इफ यार ट्रेडिंग है, जब आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो तब आपके पास अगर 0.2% है जो भी आप ट्रेड लेना चाहते हो तो आप वो ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो. लेकिन ट्रेड इनिशिएट करने के बाद अगर वो प्राइस आपके अगेंस्ट जाता है तो यू नीड टू इन्फ्यूज एक्स्ट्रा कैपिटल टू मेंटेन दैट पोजीशन. अदरवाइज ब्रोकर कैन टेक अ कॉल कि वो आपका पोजीशन कंटिन्यू करना चाहता है या कट करना चाहता है. तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती होगी कि 0.2% इतना जल्दी मूवमेंट आया, वो 0.2% तुरंत हिट हो गया और ब्रोकर आपको कॉल भी नहीं कर पाया कि आप ऐड कर दो एंड आपको पोजीशन कट कर देता है. यूजुअली ऐसा ही होता है बिकॉज ब्रोकर जो है वो, मैं ये अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, ब्रोकर जो है वो चाहता ही है कि आप बड़ा ट्रेड करो. आप मान लो कि आपने 1 लाख रुपए के कैपिटल में 1 लाख का ट्रेड किया तो ब्रोकर को 1 लाख रुपए पे ब्रोकरेज मिला. आपने 5 करोड़ का ट्रेड किया तो उसको 5 करोड़ पे ब्रोकरेज मिला. सो ही वांट्स कि आप ज्यादा बड़ा ट्रेड करो. तो पैसा डबल भी हो जाता है. लेकिन अगर मान लो मेरा 1 लाख 2 लाख भी हो गया, लेकिन सिंस मेरा ट्रेड वैल्यू 5 करोड़ का और ब्रोकरेज भी 5 करोड़ का लग रहा है, तो वो भले मैं 1 लाख का 2 लाख बना रहा हूँ पर वो 1 लाख का जो प्रॉफिट है उस पर मेरा ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा लगता होगा. हाँ यस, ब्रोकरेज भी ज़्यादा ही लगता है ऑफकोर्स, क्योंकि आपका ट्रेड ही बहुत बड़ा है तो ब्रोकरेज भी ज़्यादा ही लगेगा. करेक्ट. एंड सिमिलरली क्या यही रीज़न है कि लोग बहुत ज़्यादा जो फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं वो दुबई शिफ्ट हो रहे हैं इंडिया से? यस, वी कैन से दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि यहाँ पर देखो जितना बड़ा काम कोई करेगा तो वो ज़्यादा नज़र में आएगा. करेक्ट. एंड ये एक और रीज़न है कि जब आप देखो ये अनरेगुलेटेड ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हो तो क्या होता है ना कि आप इन अ वे कहीं ना कहीं फेमा का भी वायलेशन करते हो, क्योंकि आप एक नॉन इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी को पैसा ट्रांसफर कर रहे हो. तो दैट इज ऑल्सो अ वायलेशन ऑफ फेमा. अब देखो आज इतने सारे लोग इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब नंबर्स तो अलग अलग मीडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग नंबर आते हैं. लोग कोई बोलते हैं कि 1 करोड़ लोग ट्रेड कर रहे हैं, कोई बोलता है 2 करोड़ लोग ट्रेड कर रहे हैं, इतने सारे लोग ट्रेड कर रहे हैं. लेकिन गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रहा है, दैट्स अ सेपरेट थिंग. एंड गवर्नमेंट नोज कि लोग कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर रहा है, लिस्ट भी दे रहा है अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स का. तो गवर्नमेंट जानता है, आरबीआई भी जानता है, लेकिन फिर भी दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन. बट पीपल आर, मतलब वो लगता है, लोगों को डर लगता है कि अगर मेरे अगेंस्ट कुछ फ्यूचर में एक्शन आ गया तो, या फिर कोई ब्रोकर जो मेरे साथ स्कैम करके भाग गया तो इससे बेटर है कि मैं वहीं पे सेटल हो जाऊं. ओके. एंड ट्रेड कौन कौन ले सकता है? फॉरेक्स मार्केट जैसे स्टॉक मार्केट है सबके लिए ओपन है या फिर इंस्टीट्यूट्स के लिए ही है और रिटेल पार्टिसिपेशन? नो, इट्स ओपन फॉर एवरीवन, एनीवन कैन ट्रेड, एनी इंडिविजुअल. अगर एनएसई की मैं बात करूं तो एनएसई जो हमारा लीगल सिस्टम है वहां पर भी रेगुलेटेड मार्केट में भी आप बीइंग एन इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कोई भी ट्रेड कर सकता है. उसके रूल्स उसको परमिट करने चाहिए, सिंपल. एंड जैसे एफएनओ में हम देखते हैं कि एक लॉट में पहले 25 क्वांटिटी, पहले 50 क्वांटिटी होती थी फिर 25 क्वांटिटी हो गई. तो वैसे ही यहाँ पे भी जब मैं USD INR एज ए पेयर ट्रेड करना चाहता हूँ तो कुछ लॉट साइज फिक्स्ड होता है? यस, लॉट साइज इज 1000 यूनिट्स ऑन NSE
1 lot is equal to 1000 units. Okay. फिक्स है. Okay. And on these unregulated apps, lot size उसको इन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. Okay. वहां पर 1 lot is equal to 1 lakh क्वांटिटी, जिसे स्टैंडर्ड लॉट कहते हैं. Okay. Then 0.1 is called mini lot. Okay. And 0.01 is called micro lot. Okay. तो वो 0.01 is 1000 quantity, 0.1 is 10,000 and 1 is 1 lakh. So जैसे कि फॉर एग्जांपल एनएससी की बात करते हैं हम, 1000 क्वांटिटी है उसमें. तो अगर आज मुझे नॉर्मल एनएससी नॉर्मल यूएसडी में लॉन्ग पोजीशन लेना है, तो बेसिकली मेरे पास 8600 या 8700 रुपये होने चाहिए, तो मैं ले सकता हूँ? नहीं, हमारे यहाँ पर मार्जिन आर रफली इन द रेंज ऑफ 2% to 5%. ओके. तो अगर आपके पास 2000-3000 रुपए है तो वहां से शुरुआत कर सकते हैं आप. राइट. एंड कुछ कुछ करेंसीज को ट्रेड करने के लिए मैक्सिमम यूनिट 5000. ओके. सो बाकी का मुझे लेवरेज मिल जाता है. यस. एंड कौन से ब्रोकर्स हैं इंडिया में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग अलाउ कर रहे हैं साथ में? इंडिया में कोई भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर जो आपको इंडिया के स्टॉक मार्केट में ट्रेड करवा रहा है, वही ब्रोकर आपको इंडिया के फॉरेक्स मार्केट में या करेंसी मार्केट में भी ट्रेड करवा. उनके लिए कुछ उनको अलग से करने का नीड नहीं है? दे जस्ट नीड एन एडिशनल रजिस्ट्रेशन इन अ सेगमेंट. करेंसी डेरिवेटिव्स के सेगमेंट में उनका एक एडिशनल रजिस्ट्रेशन चाहिए. करेक्ट. एंड अभी जो आपने बताया वो नॉर्मल मार्जिन वर्क कर रहा है नॉर्मल कैश मार्केट में, जैसे नॉर्मल करेंसी के कैश मार्केट में जाके कर रहे हैं. इसके एफएनओ सेगमेंट्स भी होते हैं इंडिया में जो ट्रेड कर सकते हैं लीगली एक्सचेंज के ऊपर, एनएससी के ऊपर, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एफएनओ ही है. ओके. वहां पर आप स्पॉट में ट्रेड नहीं कर सकते. ओके. सो यू कैन ओनली ट्रेड इन फ्यूचर्स. ऑलराइट. यस, ऑन एनएससी. एंड जो बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं, अनऑथोराइज्ड है, वो लोग में सिर्फ आप स्पॉट मार्केट में ही ट्रेड कर सकते हो, डायरेक्टली स्पॉट में. वहां पर एफएनओ नहीं है. ओके. तो इंडिया में इंडिया के रेगुलेटेड में फ्यूचर्स है और वहाँ पे सिर्फ कैश है. राइट. गॉट इट. एंड तभी वो 2 से 5% का हमको मार्जिन मिल रहा है और हम कर पा रहे हैं. यस. तो कौन से पेयर्स में मार्जिन सबसे ज़्यादा है रेगुलेटेड वाले पार्ट में, और किस में कम है? ओके. सो उसमें मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा, क्योंकि लोग जो देख रहे हैं शायद उनको नहीं पता होगा. पहले टोटल हमारे यहाँ पर 7 करेंसी पेयर्स ट्रेड होते थे. ओके. 4 करेंसीज, डॉलर, यूरो, येन एंड पाउंड, विथ हमारा रुपया. यानी कि यूएसडी आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर एंड जेपीवाई आईएनआर. एंड 3 क्रॉस करेंसीज, जहां पर आईएनआर नहीं होता उसे क्रॉस करेंसीज कहते हैं. ओके. सो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एंड यूएसडी जेपीवाई, ये टोटल 7 करेंसी पेयर्स हमारे यहाँ पर ट्रेड होते थे. अब ये 2024 के अप्रैल महीने में आरबीआई ने ये नया रूल एप्लीकेबल किया है कि आईएनआर जो पेयर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, हेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं. ओके. बाकी लोग यूज नहीं. 4 जो आपने शुरू में बताया. यस. तो अभी हमारे यहाँ पर 3 क्रॉस करेंसी पेयर्स है, वही अलाउड है. यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एंड यूएसडी जेपीवाई. और इसमें अगर मार्जिन की बात करें तो यूरो यूएसडी में शायद रफली, मतलब वो चेंज होते रहता है, बट रफली इन द रेंज ऑफ 3.5%. यूएसडी जेपीवाई में इट्स अराउंड 4% एंड जीबीपी यूएसडी में इट्स अराउंड 4.5% के आसपास का मार्जिन है. सो रफली यू कैन से कि अगर आपके पास 5% कैपिटल है कम से कम, तो यू कैन ट्रेड. तो ये मार्जिन डिसाइड कैसे होता है? बेस्ड ऑन कितना उसमें वॉल्यूम आ रहा है, कितना लिक्विडिटी, कितना स्टेबिलिटी है, उस हिसाब से? यस, बेस्ड ऑन दी हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी, की वोलेटिलिटी क्या रही है पास्ट में, एंड रीसेंट फ्लक्चुएशन. अगर रीसेंट फ्लक्चुएशन बढ़ जाता है, जैसे अभी एक फ्लक्चुएशन बढ़ा कोई करेंसी पेयर में, तो मार्जिन बढ़ जाएगा. अगर फ्लक्चुएशन काफी टाइम तक सबड्यूड रहा तो मार्जिन थोड़ा कम हो जाएगा. करेक्ट. तो जैसे कि बहुत सारे इंडिया में बैंक्स भी है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी है. वो मैंने देयर हैव बीन अ कपल ऑफ फ्रेंड्स जो वहाँ पे काम करते थे, और वो लोग मुझसे कहते थे कि हम लोग फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, बट वो लोग मुझसे कहते थे हमारा मिनिमम लॉट साइज $1 मिलियन का होता है, ऐसा होता है. तो वो कैश मार्केट के लिए बोलते हैं और उनको बैंक्स को अलाउड होता है, ऐसा कुछ है? स्पॉट मार्केट में ट्रेड करना तो किसी को अलाउड नहीं है. किसी को भी नहीं, इंडिया में कोई इंस्टीट्यूट्स को भी नहीं है. नहीं, यू कैन नॉट ट्रेड इन स्पॉट मार्केट्स. ट्रेड नहीं कर सकते. हाँ, उनका ट्रेड करने का मतलब ये हो सकता है बिकॉज द बैंक्स पार्टिसिपेट इन द फॉरेक्स मार्केट फॉर देयर क्लाइंट्स. करेक्ट. सो क्लाइंट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो उनका पेमेंट आता है, उनका पेमेंट जाता है, तो वो वहां पर कुछ हो सकता है, बट यूजुअली नो, दे आर नॉट अलाउड टू ट्रेड इन इंडियन फॉरेक्स मार्केट. सो आपका पर्सनली कैसा स्ट्रैटेजी रहता है? आप रेगुलेटेड वाला पार्ट यूज करते हो कि कभी कभी आप? नहीं, मैं रेगुलेटेड वाला पार्ट ही यूज करता हूँ. आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, एंड मुझे अलाउड भी नहीं है दूसरा पार्ट यूज करना, एंड किसी को अलाउड नहीं है वैसे तो, लेकिन बिकॉज आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई ओनली वर्क ऑन द रेगुलेटेड पार्ट. सो आपका क्या स्ट्रैटेजी रहता है? कौन से पेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हो, थोड़ा हमको बताएंगे? सो आई यूजुअली ट्रेड इन
3 क्रॉस करेंसीज, उन्हीं 3 क्रॉस करेंसीज में मैं ट्रेड करता हूँ। उसमें यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, यूएसडी जेपीवाई में क्योंकि थोड़ा वॉल्यूम का इश्यू ज़्यादा रहता है, सो वहाँ पर थोड़ा ट्रेड कम करता हूँ, बट स्टिल यू कैन और अगर अप्रैल तक की बात करूँ, मैं 10 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, तो वहाँ तक तो ये ऑप्शन था कि INR पेयर्स वर देयर। तो अगर आप मान लो कि आप यूएसडी जेपीवाई को ट्रेड करना चाहते हो, तो यू कैन ट्रेड जेपीवाई INR यूजिंग मतलब सॉरी यूएसडी जेपीवाई आप ट्रेड कर सकते हो यूजिंग यूएसडी INR एंड जेपीवाई INR। ओके, दो ट्रेड लेने पड़ते थे। हाँ, कॉम्बिनेशन बना के यू कैन ट्रेड यूएसडी जेपीवाई, वो पॉसिबल था, लेकिन अभी थोड़ा वॉल्यूम का इशू है, तो उस वजह से आई ट्रेड मोर इन यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी। एंड यस, स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो देखो, मेरा हमेशा से ऐसा मानना रहा है कि फंडामेंटल एनालिसिस सबसे ज़्यादा पावरफुल है। अब लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाइन, ग्राफ, चार्ट्स को देखकर ट्रेड करते हैं कि लाइन ऊपर जा रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बन रही है, बाय कर लो, शॉर्ट कर लो, लेकिन वैसे मार्केट नहीं चलता है। मार्केट में फ्लक्चुएशन कैसे आता है और कब आता है? जब बड़े प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं, और बड़े प्लेयर्स तभी पार्टिसिपेट करते हैं जब उनको कोई सॉलिड रीजन दिखता है। राइट। सो अगर आपको सॉलिड रीजन नहीं है आपके पास और आप सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हो मार्केट में, सो यू आर जस्ट डूइंग टाइम पास। करेक्ट। आप सिर्फ और सिर्फ कुछ ना कुछ ट्रेड करना चाहते हो इसलिए ट्रेड कर रहे हो, बट देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड ट्रेडिंग। सो लॉजिक जो है वो हमेशा फंडामेंटल से मिलता है। सो आई यूज मेनली फंडामेंटल एनालिसिस एज माय कोर रीजन फॉर ट्रेड। उसके बाद आई एड ऑन सेंटिमेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस फॉर बेटरमेंट ऑफ द ट्रेड। आगे जाने से पहले मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। अगर आपने ये कॉन्वर्सेशन अब तक देखी है तो इसका मतलब ये है कि आप सच में एक प्रॉफिटेबल फॉरेक्स ट्रेडर बनना चाहते हो। ये पॉडकास्ट से आप फॉरेक्स मार्केट के बारे में काफी कुछ सीख जाओगे, बट एक सक्सेसफुल फॉरेक्स ट्रेडर बनने के लिए आपको इन डेप्थ और प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है। ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी निर्लेप सर के फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स में। इस कोर्स में सर ने टेक्निकल, फंडामेंटल और सेंटिमेंटल एनालिसिस के कॉम्बिनेशन को यूज करना सिखाया है। इस कोर्स को आप दिन के सिर्फ 15 मिनट देकर एक सक्सेसफुल फॉरेक्स ट्रेडर बन सकते हो। सर अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के लेसन्स भी शेयर करेंगे। ये कोर्स upsurge.club पर एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इसके बारे में और जान सकते हो। तो अगर आप एक सक्सेसफुल फॉरेक्स ट्रेडर बनना चाहते हो तो एनरोल टुडे। नाउ लेट्स गेट बैक टू द कन्वर्सेशन। तो जैसे स्टॉक मार्केट में हम देखते हैं कि स्टॉक्स को शॉर्ट करना इतना इजी नहीं है, मतलब इंट्राडे बेसिस पे फिर भी कर सकते हो, बट हैविंग जैसे यूएस में हम देखते हैं कि शॉर्ट पोजीशन लोग 6 महीने, साल भर, 1.5 साल तक मेंटेन करते हैं मार्जिन डिपॉजिट करके। फॉरेक्स में भी ऐसा कुछ है कि आप एक साइड की पोजीशन इजीली ले पाते हो, दूसरी नहीं ले पाते हो? हाँ, सो सी, आप लॉन्ग करना चाहो, शॉर्ट करना चाहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यू कैन कंफर्टेबली लॉन्ग और शॉर्ट मतलब दोनों इक्वली गुड तरीके से कर सकते हो। आप लॉन्ग पोजीशन बना के भी कंटिन्यू कर सकते हो उसको रोल ओवर करके, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल तक भी कर सकते हो, एंड शॉर्ट पोजीशन बनाकर उसको भी आप कितना भी कंटिन्यू मतलब रोल ओवर कर सकते हो। रोल ओवर करने के लिए मुझे सिर्फ मार्जिन अगर आता है तो डिपॉजिट एक्स्ट्रा यू जस्ट नीड टू मेंटेन योर मार्जिन, दैट्स इट। अगर M2M आ रहा है बीच में तो आपको M2M का पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। M2M क्या होता है सर? ओके, सो M2M मतलब कि मार्क टू मार्केट कहते हैं उसे, यानी कि डेली जो प्रॉफिट लॉस होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लॉस होता है तो आपको उतना बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक लॉट ट्रेड करने का मार्जिन है से 5,000 रुपीज, तो मिनिमम एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आपके अकाउंट में 5,000 रुपीज होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम नहीं हो सकता, कम हो रहा है तो आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। जैसे सर हम स्टॉक्स में पढ़ते थे कि 2 तरह का मार्जिन होता था, एक इनिशियल मार्जिन और मेंटेनेंस मार्जिन, तो यहाँ पे भी 2 अलग अलग मार्जिन होता है कि एक ही होता है? 2-3 टाइप के मार्जिन होते हैं, लेकिन जो फाइनल नंबर आता है वो कंबाइंड, मतलब नंबर ऑफ कंबाइनिंग ऑल द मार्जिन, वो मेंटेन होना चाहिए, बस वो मेंटेन होना चाहिए। ओके, ऑलराइट। एंड सर आपने जैसे कहा कि आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप फंडामेंटल्स पे देते हो, टेक्निकल्स एंड सेंटिमेंट्स आर समथिंग, वो एड ऑन की तरह आप देखते हो, पर मेन फोकस आपका फंडामेंटल पे रहता है। तो अभी रिसेंटली हमने देखा था कि जापान में कुछ हुआ था जिसकी वजह से बहुत सारे मार्केट्स में थोड़ी हलचल मची थी, एंड उसके बाद उनकी सेंट्रल बैंक ने अपना स्टेटमेंट इशू करके वापस थोड़ा सा ठीक करने के लिए कैपिटल मार्केट्स को वापस दे टुक अ स्टेप बैक। सो उन सिचुएशंस में आप फंडामेंटल्स को कैसे स्टडी करते हो? सी, इट्स वेरी सिंपल। हम रिसेंट इंसिडेंट की बात कर लेते हैं, जापान वाला इंसिडेंट। अभी क्या हुआ था कि देखो, सबसे पहले तो हमको किसी भी कंट्री में हम ट्रेड कर रहे हैं तो उसके अगर आप उसको उसके नर्व को पकड़ते हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है उसको ट्रेड करना। अब जापान जो है वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक तरीके से फाइनेंसिंग करेंसी है, ऐसा हम बोलते हैं उसे, कैरी ट्रेड कहते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन कैरी ट्रेड यानी कि क्या है कि जहाँ पर कम रेट पर पैसा मिल रहा है
वहाँ से लोग बोरो करते हैं एंड जहाँ पर ज़्यादा रेट मिल रहा है वहाँ पर लोग इन्वेस्ट करते हैं. दिस इज अ नॉर्मल फिनोमिना. सो जापान में इंटरेस्ट रेट्स आर ऑलमोस्ट एट 0% सिंस लास्ट सो मेनी ईयर्स. 30 फ्री में पैसा मिल रहा है, फ्री में पैसा मिल रहा है काइंड ऑफ. सो 0% पे पैसा बोरो करो और 2%, 3%, 5% पे पैसा इन्वेस्ट करो. ये कॉमन ट्रेंड है. और इस वजह से जापान के स्टॉक मार्केट भी पिछले 1 साल 1.5 साल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि जापान में 0% पे पैसा मिले और स्टॉक मार्केट में लगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट बढ़ रहे थे. अब रिसेंटली क्या हुआ कि जापान के गवर्नर ने इस बार इंटरेस्ट रेट हल्का सा बढ़ाया. 0.1% से 0.25% पर ले गए, यानी कि 0.15% बढ़ाया. लेकिन उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए, दे वर काइंड ऑफ हॉकिश. हॉकिश का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर ले जाएंगे उस डायरेक्शन में. तो इस वजह से मार्केट को डर लगा, या ट्रेडर्स को या पार्टिसिपेंट्स को डर लगा कि आगे जाते हुए अगर इंटरेस्ट रेट और बढ़ेंगे तो ये जो सस्ता पैसा हमने उठाया हुआ है, ये पैसे की कॉस्ट बढ़ जाएगी, ये पैसा महंगा हो जाएगा हमारे लिए. सो इट्स टाइम टू रीपे सम ऑफ द डेट्स. तो लोगों ने क्या किया, हाँ, तो वो पैसा जो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ था, सब जगह से लोगों ने निकालना स्टार्ट किया. और इस वजह से पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट में जिस दिन बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी, उसके इमीडिएटली 1 दिन बाद अब देखोगे तो बहुत बड़ा क्रैश आया, क्योंकि सब जगह से पैसा निकला. तो फंडिंग जो हुई थी जापान से वो वापस जा रही थी. फिर गवर्नर को आके बोलना पड़ा, जो डेप्यूटी गवर्नर, उनको आके बोलना पड़ा कि अगर इस तरह से मार्केट रिएक्ट करेंगे सो विल नॉट रेज द रेट्स. मार्केट को कॉन्फिडेंस देना पड़ा एंड फिर मार्केट स्टेबलाइज हुए. ओके, तो इस केस में जैसे अब सेम एग्जांपल लेते हैं, जापान में वी हैव अ वेरी लो रेट ऑफ 0.00% और 0.1% व्हाटएवर. तो वहाँ से मैंने पैसा जब लिया और मान लीजिए मैंने यूएस के मार्केट्स में इन्वेस्ट किया, कोई भी मार्केट हो सकता है, यूएस का बॉन्ड मार्केट, यूएस के स्टॉक्स में, कहीं पे भी, तो मैं जापान से पैसा निकाल रहा हूँ और यूएस में डाल रहा हूँ. तो बट नेचुरली यूएस का करेंसी स्ट्रॉन्ग नहीं होता जाएगा और जापान का वीक नहीं होता जाएगा, क्योंकि एक जगह से पैसा निकल रहा है और एक जगह जा रहा है. राइट, ये होता ही है. पिछले अगर आप 2 साल देखोगे तो 2 साल पहले यानी कि 2022 में $1 वॉज इक्वल टू 115 जापानीज येन. 115. ओके. और अभी वो चेंज हो गया है 150. ओके. सो 30% का डेप्रिसिएशन हुआ है जापानीज येन में, रफली 30 से भी ज़्यादा थोड़ा बहुत. करेक्ट. तो लेकिन सर फिर इंडिया पे भी ये सेम चीज़ लागू होनी चाहिए, क्योंकि लोग इंडियन मार्केट्स में पैसा डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इंडिया के सामने यूएस डॉलर ही स्ट्रांग होता है और इंडियन करेंसी ही वीक होती जाती है. सो वहाँ पर है ना एक थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है जो हमको समझने की ज़रूरत है, जिसे हम कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी. ओके, पीपीपी जिसे कहते हैं. ये भी एक फंडामेंटल चीज़ ही होगी. ये फंडामेंटल चीज़ है. ये क्या है कि देखो, जापान में और इंडिया में डिफरेंस क्या है. जापान इज़ अ डेवलप्ड इकोनॉमी एंड इंडिया इज़ अ डेवलपिंग इकोनॉमी. डेवलप्ड इकोनॉमी में यूजुअली इन्फ्लेशन 2% के आसपास रहता है. ओके, 0 से 2 के आसपास रहता है रफली. इंडिया में इन्फ्लेशन 4%, 5%, 6% के रेंज में रहता है. राइट, आरबीआई का टारगेट भी है उसको 4% पे लाना है, लेकिन ला नहीं पा रहे हैं. सो हमारे यहाँ पर महंगाई ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो हमारी करेंसी हर साल 4 या 5% अपनी वैल्यू लूज करती है. क्यों? क्योंकि आज जो चीज़ इंडिया में 100 रुपये में मिलती है वो अगले साल 105 रुपये में मिलेगी. एंड जापान में आज जो करेंसी है, यूएस में आज जो करेंसी $100 में मिलती है वो अगले साल $101 में मिलेगी. तो हमारी करेंसी की वैल्यू 5% गई और उसी करेंसी की वैल्यू 1% गई. तो नेट डिफरेंस इज 4%. तो वो जो 4% है वो हमारी करेंसी हर साल डिप्रिशिएट होती ही होती है. तो और इस वजह से हमारा रुपया जो है वो, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो इट वाज ₹3 पर डॉलर. राइट नाउ इट इज ₹83 पर डॉलर. तो एक बहुत अच्छा, जैसे लोग बोलते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो मेरा मेन मोटिव इन्वेस्टमेंट करने का ये है कि इन्फ्लेशन से मुझे हेज मिल जाए. तो क्या करेंसीज में इन्वेस्ट करने एक तरीके का हेज मिल सकता है मुझे? मिल सकता है, इफ़ यू यूज़ इट वाइजली. अगर आप उसको सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हो तो डेफिनेटली यू कैन फाइंड इट. मेरे को मार्जिन के साथ हेज मिल रहा है तो एक रिटर्न अच्छा बन सकता है उसमें. एब्सोल्युटली यस. करेक्ट. एंड सर, अपनी बातों से ये समझ में आया कि इंटरेस्ट रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिससे सब समझ में आता है कि कैपिटल फ्लो कैसे मूव करता है, करेंसी का डायरेक्शन कैसे आता है. उसके अलावा आई एम वेरी श्योर कि मैक्रो इकोनॉमिक साइड पे और भी फैक्टर्स होंगे जो आप देखते होंगे. तो कैसे कैसे फैक्टर्स है, कौन से फैक्टर्स है वो? सो यूजुअली हम बोलते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस के या मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेनली 6 डिविजन्स हैं जिनको आपको स्टडी करना चाहिए, जिसको आप स्टडी करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हो. फर्स्ट इज इंटरेस्ट रेट, सेकंड इज इन्फ्लेशन रेट, थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट रेट या अनएम्प्लॉयमेंट रेट रादर,
फोर्थ इज जीडीपी या इकोनॉमिक हेल्थ इंडिकेटर कहते हैं हम जिसे, जो जीडीपी हो गया, रिटेल सेल्स हो गया, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हो गया। फिफ्थ इज बॉन्ड यील्ड्स एंड सिक्स्थ इज जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। बॉन्ड यील्ड्स किसके? कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड्स की, गवर्नमेंट के? जो गवर्नमेंट बॉन्ड। ओके, ठीक है, ऑलराइट। सो ये 6 हेड्स हैं जिसको आप स्टडी करते हो। नॉट नेसेसरली यू हैव टू स्टडी ऑल 6, आप इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो, 2 सिलेक्ट कर सकते हो, आप उसको पकड़ के ट्रेड कर सकते हो, तो भी आपका अच्छा खासा पैसा बन सकता है। तो सर एक एक करके समझते, पहले इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। तो न्यूज़ में बहुत देखते हैं हम कि जब भी फेड, जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, वो रेट चेंज करता है तो सबकी नज़रें होती है वहाँ पे, सब देख रहे होते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो इतना कितना इंपॉर्टेंस है यूएस की इंटरेस्ट रेट का पूरी दुनिया पे? ओके, सो उसके लिए आपको एक कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड में जितना भी फॉरेक्स का ट्रांजैक्शन होता है उसका 45% ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर में होता है। ओके, यानी कि इन हाफ ऑफ द ट्रांजैक्शन हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब यूएस डॉलर इज इन्वॉल्व ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ 50% ट्रांजैक्शन में। तो यानी कि अगर वो डॉलर के रिलेटेड कुछ भी डिसीजन लिया जाएगा तो वो आधी दुनिया को इम्पैक्ट करेगा। करेक्ट। तो इस वजह से जब यूएस सेंट्रल बैंक अपना रेट बढ़ाए या कम करे तो जो आधी दुनिया अपने पैसे होल्ड करके बैठी है, डॉलर्स होल्ड करके बैठी है, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। इस वजह से वो इंपॉर्टेंट है कि यूएस सेंट्रल बैंक क्या डिसाइड करता है और उसका इम्पैक्ट जो है वो वाइड स्प्रेड। रिजर्व्स में भी फर्क पड़ता है, हर जगह पे रिजर्व में फर्क पड़ता है, ट्रेड में फर्क पड़ता है, इन्वेस्टमेंट में फर्क पड़ता है, सब जगह पे फर्क। तो हमको फेड का इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट तो समझ में आ गया, लेकिन इसका करेंसीज पे कैसे इम्पैक्ट आता है? ओके, सो सी लेट मी गिव एन एग्जांपल। मान लो कि 2 बैंक्स हैं, ठीक है। एक बैंक 5% पे आपको पैसा मतलब एफडी का रेट दे रहा है, दूसरा बैंक 10% दे रहा है। तो आप पैसा किधर डालोगे? 10% पे। वेरी लॉजिकल। तो वैसे ही होता है कंट्रीज में भी। 2 कंट्रीज हैं, एक कंट्री आपको 5% ऑफर कर रही है, दूसरी कंट्री आपको 10% ऑफर कर रही है, तो आपका पैसा ऑफकोर्स 10% वाले की तरफ जाएगा। अभी रिसेंटली हम देखते हैं कि अगर जापान का इंटरेस्ट रेट 0% है, यूएस का इंटरेस्ट रेट 5% है, तो पैसा ऑफकोर्स 5% की तरफ जाएगा। तो जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो पैसा उस तरफ अट्रैक्ट होता है। अगर इवन किसी को गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी लेना है, मान लो यूएस के बॉन्ड्स भी लेना है, तो क्या करेगा? पैसा पहले अपना पैसा डॉलर में कन्वर्ट करेगा, तो डॉलर की डिमांड बढ़ने वाली है। तो जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी करेंसी जो है वो अप्रिशिएट होती है। करेक्ट। और सेम वे में जब दूसरी कंट्रीज भी वर्क करती है तो उसी तरह वहाँ यस, करेंसीज अदर वे अराउंड भी हो सकती है, जैसे अभी जापान का हमने एग्जांपल लिया था कि तो जापान का आप एक बार चार्ट पे दिखा सकते हो कि क्योंकि जापान ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था, तो आई थिंक उस दिन इस लॉजिक के हिसाब से जापान की करेंसी की डिमांड बढ़नी चाहिए, तो बेसिकली जो पूरा कोटेशन है वो जापान के फेवर में जाना चाहिए। राइट। तो क्या वैसा हुआ था? नहीं हुआ था? एक बार हम देख सकते हैं। एब्सोल्यूट हुआ है। नाउ सी, फॉर एनी डेटा जो रिलीज होता है उसके लिए हम इकोनॉमिक कैलेंडर यूज करते हैं। ओके। एंड दैट टू ऑन dailyfx.com, ये अच्छी वेबसाइट है। आप दूसरी वेबसाइट भी यूज कर सकते हो, investing.com या फॉरेक्स फैक्ट्री, सब जगह पे कैलेंडर अवेलेबल है। परफेक्ट। ठीक है। नाउ जुलाई 31 को ये डिसीजन लिया गया था। ओके, सो 31 जुलाई एंड सुबह 9:30 इंडियन टाइम, ओके, डिसीजन आया था बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट डिसीजन। अब मार्केट जो है वो हमेशा क्या करता है पता है? फोरकास्ट पे रिएक्ट करता है। ओके। प्रायर नंबर से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। जो हो चुका वो हो चुका। ठीक है। लेकिन फोरकास्ट क्या है? अगर फोरकास्ट है कि, और ये फोरकास्ट आता कहाँ से है? तो ये जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो कुछ फाइनेंशियल एनालिस्ट या रिसर्चर्स उनका सर्वे करते हैं, उनका पोल करते हैं, और पोल कंडक्ट करने के बाद सबका जो ओपिनियन आता है वो नंबर फोरकास्ट में दिखाया जाता है। तो फोरकास्ट यानी कि ये एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर रहना चाहिए। अब अगर रेट उससे ऊपर जाएगा तो क्योंकि उम्मीद से ज़्यादा है तो फिर पैसा उस तरफ ज़्यादा जाएगा। अगर रेट नीचे जाएगा तो उम्मीद से कम है तो पैसा वहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 31 जुलाई को 9:30 AM जापान ने क्या किया है? 0.1% का फोरकास्ट था, एक्सपेक्टेशन था मार्केट में, एंड एक्चुअल नंबर जो आया इंटरेस्ट रेट का वो 0.25%, यानी कि 0.15% इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। अब जैसे ही उम्मीद से ज़्यादा मिला है तो जो लोग कैरी ट्रेड पे चल रहे हैं काफ़ी सालों से, या जापान से पैसा बोरो कर रहे हैं, दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग ने क्या सोचा कि ये हमारा जो पैसा उसकी कॉस्ट बढ़ रही है, कैपिटल की कॉस्ट बढ़ रही है, तो उन्होंने वहाँ से पैसा ऐसा सोचा कि देखो अभी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है और आगे जाते हुए इंटरेस्ट रेट और बढ़ सकता है, और अगर आगे जाते हुए इंटरेस्ट रेट और बढ़ेगा तो हमको हमारे जो पैसे बोरो किए हैं उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अभी स्टॉक मार्केट इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो एक काम करते हैं, पैसे अभी निकाल लेते हैं। तो वहाँ से उन्होंने पैसे निकालना स्टार्ट किए, राइट। और दूसरी जगह से पैसे निकलेंगे और वापस जापान की तरफ रिपेट्रिएट होंगे, क्योंकि जापान में तो लोन रीपे करना पड़ेगा।
तो जापानीज येन स्ट्रांग होना चाहिए। Right. अगर हम चार्ट पे जाके देखते हैं, आप देखोगे यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट खोला है। यस ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट है। और ये 31 जुलाई, I'll just remove this. Yes. So 31 जुलाई को, okay, this is 31 July 9:30 AM. Right. Okay, 9:30 AM का ये प्राइस है। और यहाँ पर आप देखोगे तो द रेट वाज 153.52। करेक्ट। ओके, एंड उसके बाद जो इमीडिएट फॉल आया, इमीडिएट जस्ट 3 घंटे के अंदर, दोपहर 12:30 1 बजे तक रेट पहुंच गया था 150.91, यानी कि 2.5 येन ऑलरेडी नीचे आ गया है। उसके बाद कुछ दिनों तक आप उसका इम्पैक्ट देखोगे, क्योंकि दीज आर द इम्पैक्ट्स विच लास्ट लॉन्गर, मच लॉन्गर देन वी थिंक। लोगों को ऐसा होता है कि ट्रेड करना मतलब क्या, अभी नंबर रिलीज हो, अभी आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे में ट्रेड कर लिया। नो, ये ट्रेड आप कुछ हफ्तों तक या कुछ दिनों तक होल्ड कर सकते हो। और अगर आप कुछ दिनों तक इसका इम्पैक्ट देखोगे तो ओवरऑल 153 से प्राइस जो है वो यहाँ तक पहुंचा था, विच इज 142। ओके, सो 1150 पिप्स का फॉल आया है ओवरऑल। तो ये तो बहुत बड़ा फॉल हो गया। एक ट्रेडर का पूरे साल का टारगेट इतना होता है, जो अगर आप देखोगे इधर तो 5 अगस्त, यानी कि 5 दिन के अंदर पूरे साल का टारगेट मिल जाए। तो इसमें मुझे आइडियली यूएसडी को शॉर्ट करना था, जापान करेंसी को लॉन्ग करना था। यस, जापानीज करेंसी को हम लॉन्ग करेंगे, यूएसडी को शॉर्ट करेंगे। एंड क्योंकि यहाँ पर ये यूएसडी जेपीवाई है, तो क्योंकि यहाँ पर यूएसडी इज बेस करेंसी एंड जेपीवाई इज कोड करेंसी, तो आपको यूएसडी जेपीवाई को शॉर्ट करना है। इसका मतलब है कि ऐसा है कि आप येन को लॉन्ग कर रहे हो। ओके, तो बेसिकली जिस फॉर्म में वो लिखा होता है बेस करेंसी एंड कोड करेंसी, तो उसको लॉन्ग शॉर्ट हम सीधा सीधा बोल सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला जो करेंसी है वो दूसरा पोजीशन ले लेता है। यस, गॉट इट। एंड इसी तरह जैसे ये हो गया इंटरेस्ट रेट का इम्प्लीकेशन, वैसे ही आपने 6 पैरामीटर्स बोले थे मैक्रो लेवल पे कि ये 6 पैरामीटर्स को हमको आइडियली देखना चाहिए, इंटरेस्ट रेट बीइंग वन ऑफ देम। और आपने कहा कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप देखते हो शायद वो इन्फ्लेशन है। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इन्फ्लेशन को कैसे स्टडी कर सकते हैं? ओके, सो सी इन्फ्लेशन को कैसे स्टडी करते हैं कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है, पहले तो इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है, उसके पीछे का रीजन क्या है। जब आपकी जेब में पैसा है तब आप कोई चीज़ खरीदने जाओगे, राइट। तो महंगाई तब बढ़ती है जब डिमांड बढ़ती है, राइट। एक सप्लाई साइड है, एक डिमांड साइड है। अब सप्लाई साइड को गवर्नमेंट देखती है, सेंट्रल बैंक कंट्रोल नहीं कर सकती, और महंगाई को कंट्रोल करने का काम सेंट्रल बैंक का है, करेक्ट। यानी कि आरबीआई या फेड या जो भी पकड़ लो आप, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक क्या कर सकती है, डिमांड साइड को ही इम्पैक्ट कर सकती है, राइट। अब अगर आपके पास पैसा है तो आप खर्चा करोगे, अगर पैसा नहीं है तो खर्चा नहीं करोगे। महंगाई तब बढ़ती है जब आपके पास पैसा है, क्योंकि पैसा है तो आप खर्च करोगे, राइट। तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, जब उसको लगता है कि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक मार्केट से लिक्विडिटी स्क्वीज करने की कोशिश करती है, बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो वो मार्केट से पैसा बाहर निकालने की कोशिश करती है। अब मार्केट से पैसा बाहर कैसे निकल सकता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो जो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं वो सोचेंगे कि मैं थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर देता हूँ एफडी में, रेट बढ़ गया है। और जो लोग उधार लेके पैसा खर्च करते हैं वो लोग क्या करेंगे, वो सोचेंगे मेरी ईएमआई बढ़ गई है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, खर्चा कम कर देता हूँ, तो खर्चा कम कर देता हूँ, तो पैसा बैंक को दे देता हूँ। तो दोनों तरीके से, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो जो इन्वेस्ट कर रहा है वो भी पैसा बैंक को दे रहा है, और जो लोन रीपे कर रहा है वो भी पैसा बैंक को दे रहा है, राइट। तो दोनों तरीके से पैसा वापस बैंक के पास जाता है और वापस सेंट्रल बैंक के पास चला जाता है, तो मार्केट में से लिक्विडिटी निकल जाती है। तो जब जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन बनता है कि आगे जाते हुए इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। देखो आज महंगाई बढ़ी तो ऐसा नहीं कि कल के कल इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, लेकिन मार्केट हमेशा 6 महीने एडवांस में चलता है, ठीक है। तो मार्केट फ्यूचर के बारे में सोचता है, तो मार्केट सोचता है कि अगर महंगाई बढ़ी है तो आगे जाते हुए इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, राइट। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो क्या होता है, करेंसी अप्रिशिएट होती है, राइट। तो जब जब इन्फ्लेशन का रेट बढ़ता है तो करेंसी अप्रिशिएट होती है, क्योंकि मार्केट लिंक करता है उसको, इन्फ्लेशन टू इंटरेस्ट रेट एंड इंटरेस्ट रेट टू करेंसी। तो बेसिकली 2 पैरामीटर्स है, बट दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों इंटरलिंक्ड ही है कहीं ना कहीं। यस, इंटरलिंक्ड है। एंड बाय एनी चांस हमारे पास कोई ऐसा डेटा पॉइंट रिलीज होता है, जैसे आपने इंटरेस्ट रेट में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि ये मेरा एक्सपेक्टेशन था, उससे इतना ज़्यादा आया तो उसका इम्पैक्ट ये था, वैसे ही इन्फ्लेशन के केस में भी ऐसा होता है कि ये मेरा डेटा है जो मैं देखना चाहता हूँ, और ये डेटा रिलीज़ हुआ, उस डेटा के रिलीज़ होने के बाद करेंसी में ऐसे इम्पैक्ट आया, ऐसा कुछ डेटा हम स्टडी कर सकते हैं? यस, एब्सोल्युटली। मुझे अभी एक याद आ रहा है नंबर, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप कोई भी नंबर के ऊपर ये एनालिसिस लगा सकते हो, बट अभी मुझे एक याद आ रहा है। हर महीने इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज होता है, ठीक है।
एंड मुझे भी अप्रैल का एक एग्जांपल याद आ रहा है, तो मैं अप्रैल पे जा रहा हूँ। 10th ऑफ अप्रैल को ये डेटा रिलीज हुआ था। ओके 10 अप्रैल 2024। अब यूएस टाइम, इंडिया के मतलब शाम के 6 बजते हैं, तब यूएस में डेटा रिलीज होता है यूजुअली। तो यू कैन सी हियर 6 PM in the evening and these are the inflation data release that we have। अब इन्फ्लेशन डेटा जब रिलीज होता है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इन्फ्लेशन डेटा जब रिलीज होता है तो वो दो एक साथ रिलीज होता है, एक इन्फ्लेशन एंड एक कोर इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में दो ऐसे पैरामीटर्स हैं। ये यूएस के पर्सपेक्टिव से है? हाँ, ये पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है। कोई भी कंट्री के लिए आप मतलब एप्लीकेबल होता है। अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन जब हम मेजर करते हैं तो इन्फ्लेशन ऐसी चीज़ों को लेके वो इंडेक्स बनता है जिसके अंदर कंज्यूमर जो चीज़ें, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि कंज्यूमर जो जो चीज़ें यूज़ करता है वो सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हो जाती हैं वो इंडेक्स के अंदर। तो उसमें दो चीज़ें ऐसी है जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, एक है फूड एंड दूसरा है एनर्जी। हम काफ़ी बार सुनते हैं कि टमाटर के भाव 50 रुपये से 200 रुपये हो गए, या ये ऑनियन के प्राइस इतने बढ़ गए। तो ये इसलिए होता है क्योंकि फूड इज़ अ वॉलेटाइल कंटेंट। ओके एंड वैसे ही एनर्जी है। क्रूड ऑयल के प्राइस आप देखोगे तो एक महीने में $60 होंगे और दूसरे में 85 हो जाएंगे। हमने तो जीरो भी देखा है। हाँ राइट, जीरो भी देखा है हमने कोविड में। राइट तो ये फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ये दो पैरामीटर्स को हटा दो तो बाकी जो बचते हैं, हेल्थ बचता है, एजुकेशन बचता है, वो सारे कंसिस्टेंट रहते हैं। तो जो बचता है उसे हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये दोनों नंबर एक साथ रिलीज होते हैं, कोर इन्फ्लेशन रेट एंड इन्फ्लेशन रेट। एंड मंथ ऑन मंथ एंड ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन के नंबर भी रिलीज होते हैं। तो इन टोटल जब इन्फ्लेशन का नंबर रिलीज होते हैं तब 4 नंबर टोटल रिलीज होते हैं। इन्फ्लेशन रेट YOY यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन, इन्फ्लेशन रेट मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन, कोर इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन एंड कोर इन्फ्लेशन रेट मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन। अब ये चारों नंबर को हम कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं। तो ये एक एग्जांपल जो मेरे सामने अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये अप्रैल महीने में नंबर रिलीज हुआ था, किसका, मार्च महीने का। ठीक है, अब यहाँ पर फोरकास्ट का नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर एक्चुअल नंबर, हम फोरकास्ट और एक्चुअल को ही देखते हैं। ठीक है, तो फोरकास्ट लिखा हुआ है 3.7, एक्चुअल नंबर इज 3.8, ये है कोर इन्फ्लेशन रेट YOY। फिर है इन्फ्लेशन रेट YOY, फोरकास्ट इज 3.4, एक्चुअल इज 3.5। ठीक है, यानी कि एक्सपेक्टेशन से ऊपर है दोनों, 0.1% दोनों ज्यादा है। ठीक है, फिर ये है कोर इन्फ्लेशन रेट MOM 0.3 का एक्सपेक्टेशन 0.4, एंड ये है इन्फ्लेशन रेट MOM 0.3 का एक्सपेक्टेशन 0.4। चार नंबर चारों एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। करेक्ट, यानी कि बात बहुत सिंपल है कि इन महंगाई बढ़ रही है तो आगे जाते हुए US इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, यानी कि डॉलर की वैल्यू बढ़नी चाहिए। अब आप कोई भी करेंसी का मुझे नाम दो, यूरो USD, GBP USD, USD JPY, किसी भी एक करेंसी के चार्ट पे हम देख लेते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है। यूरो के साथ देख लेते हैं, सबसे ज्यादा ट्रेडेड हुआ है। ठीक है, यूरो के साथ देख लेते हैं। tradingview.com के आप यूरो USD हमने ओपन कर लिया। अब हम चले जाते हैं 10th अप्रैल। ठीक है, सो अगर आप देखोगे तो 10th अप्रैल को शाम को 6 बजे डेटा रिलीज हुआ है। ठीक है, दिस इज 10th अप्रैल एंड 6 PM। अगर आप रेट देखो यूरो USD का क्या रेट है, 1.0860। और वहां से इमीडिएट फॉल देखोगे तो यहाँ तक आया है 1.0781। एंड उसके बाद मैंने जैसे शुरू में बताया कि लोग जो है वो पहले आधे एक घंटे में ट्रेड करना चाहते हैं, बट इसका इम्पैक्ट जो है वो कुछ दिनों तक रहता है। इट्स नॉट कि एक दो दिन में खत्म हो गया। राइट, तो अगर आप देखोगे तो इसका इम्पैक्ट यहाँ तक है, 16 अप्रैल तक ये गया है 1.0604। यानी कि ये करीब करीब 250 पिप्स फॉल आया है, 2.5% वैल्यू इन करेंसी, विच इज अ वेरी ह्यूज। अगेन पूरे साल का कवर हो गया ऐसा? नहीं, दिस इज नॉट पूरे साल का, बट आई कैन से कि ये अराउंड 260 पिप्स, सो वी कैन से क्वार्टर का तो हो ही गया। क्वार्टर का हो गया, करेक्ट। सो यहाँ पे हमने देखा इन्फ्लेशन के डेटा से ऐसा इम्पैक्ट है। वैसे और भी कोई डेटा देख, तो जैसे अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा था कि US में अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़े से एक्सपेक्टेशन से हाई कोट हुए और बहुत टाइम बाद ये नंबर देखने को मिला है। तो अगेन वो उसका इम्पैक्ट भी कुछ करेंसी पे ऐसे ही था, इस तरीके से स्ट्रेट अवे यू कैन सी। ओके, अभी ठीक है, वो भी हम देख सकते हैं। 2 अगस्त को आई गेस ये डेटा रिलीज हुआ था, मुझे ध्यान है तब तक। दिस इज 2 अगस्त एंड हियर इट इज। सी दिस इज नॉन फार्म पेरोल। नॉन फार्म पेरोल का मतलब क्या है कि जो लोग फार्मिंग इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि यू नो वाइट कॉलर जॉब जो करते हैं, वो लोग कितनी जॉब्स मिली हैं। ओके,
तो यहाँ पर आप देखोगे तो 175,000 जॉब मिलने का एक्सपेक्टेशन था, 114,000 जॉब मिली है। बहुत बड़ा ड्रॉप है, बहुत बड़ा ड्रॉप है। एंड साथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट का नंबर रिलीज हुआ है जो 4.1 का एक्सपेक्टेशन था एंड 4.3% हुआ है। तो अगेन वो भी एक बहुत ज्यादा स्पाइक है। 0.2% इज अ गुड स्पाइक इन सिंगल मंथ। तो ये नेगेटिव डेटा है, तो इसका करेंसी पे कैसे इम्पैक्ट आता है? सो इसमें अगेन आपको ये करेंसी का नाम ले लो तो हम वो चेक कर लेते हैं। सेम अपने यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी ठीक है, यूरो यूएसडी। तो अगर ये डेटा नेगेटिव है और ये यूएस का डेटा है, यूएस के लिए नेगेटिव है, तो यानी कि यूरो यूएसडी जो है वो बढ़ना चाहिए, इट शुड गो अप, राइट? करेक्ट। सो दिस इज रिलीज्ड ऑन 2nd August 6 PM, राइट? सो अगेन दिस इज 2nd August 6 PM, करेक्ट। ओके, दिस इज 1.0832 और अच्छा, एकदम से बड़ा कैंडल बना, एंड एकदम से बड़ा कैंडल जो चला गया 1.0989 के यस पास, एंड यहाँ पर वो चला गया ऑलमोस्ट 1.10 के पास, ओके, इन जस्ट नेक्स्ट 2 days। ऑलराइट, तो अगेन इट्स ऑलमोस्ट 200 पिप्स फ्लक्चुएशन। तो सर शायद यही एक रीज़न है, जैसे हमने फॉरेक्स मार्केट में देखा कि इन्फॉर्मेशन आराम से 2 दिन 3 दिन कंज्यूम होती है, सफिशिएंट टाइम मिलता है ट्रेड लेने को, बट स्टॉक मार्केट में ऑन दी अदर हैंड ये इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाती है और प्राइजेस पे जल्दी ही हमको रिफ्लेक्शन दिख जाता है, तो इसलिए शायद फॉरेक्स मार्केट थोड़े से बेटर भी हो जाते हैं ट्रेड करने के लिए। सी एब्सोल्युटली, क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या है कि लोग जो है वो रिटेल ट्रेडर्स का भी पार्टिसिपेशन काफ़ी बड़ा है। फॉरेक्स मार्केट में क्या है, बड़े प्लेयर्स तभी पार्टिसिपेट करते हैं जब उनके पास एक कॉन्क्रीट रीज़न हो, तो दे वेट, जब तक ये डेटा रिलीज नहीं होता तब तक वो यूजुअली पार्टिसिपेट नहीं करते, वो डेटा रिलीज होने के बाद पार्टिसिपेट करते हैं, और डेटा रिलीज होने के बाद वो अपना एनालिसिस करते हैं, उसके बाद पार्टिसिपेट करते हैं, तो बाद में ही बड़ा मूव स्टार्ट होता है। आप जो इनिशियल कैंडल देखते हो 1-2 कैंडल, वो तो सिर्फ रिटेल ट्रेडर की वजह से बने हैं, लेकिन बाद में जो मूव जो है वहाँ पर खत्म नहीं होता है, स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ द लार्जर प्लेयर्स। ओके, एंड इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज ट्रेड्स, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन, ये डेटा तो पूरे साल रिलीज़ नहीं होता रहता है, कोई कोई दिन पे ही रिलीज़ होता है, बट ट्रेडिंग तो हर साल पूरे साल चलती रहती है, तो वो नॉर्मल प्रोसेस में ही ट्रेड होता रहता है, जैसे हेजिंग के लिए हो गया या फिर कोई इंपोर्टर हो गया, एक्सपोर्टर हो गया, नॉर्मल रेमिटेंसेस सेंड करते हैं, उसी के लिए वो ट्रेड होता है, उसी के नंबर्स रिफ्लेक्ट होते हैं? नहीं, ये डेटा जो है वो हर रोज रिलीज होते हैं। ओके, अलग अलग टाइप के डेटा अलग अलग इकोनॉमी के लिए हर रोज रिलीज होते हैं। सो यू विल हैव टू फाइंड आउट कि आज मुझे कौन सी करेंसी में ट्रेड मिल सकता है, आज मुझे कौन सा डेटा देखना है। तो हर रोज अलग अलग इकोनॉमी से रिलेटेड अलग अलग वेराइटी ऑफ नंबर्स कीप ऑन कमिंग। जैसे मैंने आपको 6 हेड्स बताए, तो उसमें से किसी ना किसी हेड के नंबर अलग अलग आते रहते हैं। एंड उसके अलावा कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो वीकली आते हैं, कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो हर मंथ आते हैं, कुछ नंबर ऐसे हैं जो ईयर ऑन ईयर रिलीज होते हैं, तो वो नंबर्स भी आपको ओकेजनल ट्रेड्स देते हैं। राइट, तो बेसिकली जैसे स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस करके आप स्टॉक्स को 3 साल 4 साल 5 साल होल्ड करते हो, यहाँ पे आप फंडामेंटल्स रीड करके हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन के ट्रेड्स भी ले सकते हो। एब्सोल्युटली यस, हम लोग यूजुअली सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा लंबा ही ट्रेड लो, क्योंकि अगर लंबा ट्रेड लोगे तो आपको बड़ा ट्रेड मिलेगा। करेक्ट, देखो 10-10 पैसे के 10 ट्रेड लो या 1 रुपए का 1 ट्रेड लो, 100 सुनार की 1 लोहार की, राइट? तो आप बड़े ट्रेड लो, कम ट्रेड लो, क्योंकि ट्रेडर के लिए क्या है, अगर कम ट्रेड लेगा और अच्छे ट्रेड लेगा तो उसके पैसे ज़्यादा बनेंगे। अगर वो ज़्यादा ट्रेड लेगा तो ज़्यादा ब्रोकरेज पे करेगा, ज़्यादा चार्जेस पे करेगा, तो उसका सारा पैसा उसी में चला जाएगा। अगर आपको पता हो तो सेबी ने रिसेंटली एक डिस्क्लेमर कंपलसरी किया है सारे ब्रोकर के लिए। जब अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करते हो मोबाइल एप्लीकेशन से, तो एक डिस्क्लेमर आता है शुरू में, रिस्क डिस्क्लोजर। करेक्ट, उसका 3rd and 4th पॉइंट है, वो कहता है कि 28% ऑफ अ ट्रेडर्स कैपिटल गोज टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन चार्जेस। जो लॉस कर रहे हैं और जो प्रॉफिट कर रहे हैं उनका 15 to 50% ऑफ द कैपिटल गोज टुवर्ड ट्रांजैक्शन चार्जेस। यानी कि 15% से 50% पैसा सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन चार्जेस में जा रहा है, और वो भी तब जब डिस्काउंट ब्रोकिंग का जमाना है। करेक्ट, राइट? तो आप सोचो कि लोग कितना ट्रेड करते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं, और उसकी वजह से उनके पैसे नहीं बनते। मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था कि सिंस आप एक ट्रेड लेने को बोल रहे हो इतने लंबे समय में, तो इट्स बेटर कि आपका जो ट्रांजैक्शन फ़ी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, और प्रोबेबिलिटी भी सर बेटर हो जाती है इन सच केसेस। राइट, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप कम ट्रेड लेते हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपके सामने एक आम की पेटी रखी हुई है, उसके अंदर 100 मैंगोज हैं, आपको बोला है कि आपको इसमें से सिर्फ एक ही खाना है, सिर्फ एक खाना है, जो भी खाना है लेकिन एक खाना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पीला बेस्ट क्वालिटी वाला आम उसमें से ढूंढ के निकाल के खाने की कोशिश करोगे, राइट? तो वैसा ही है कि जब आप डिसाइड करते हो कि मुझे कम ट्रेड करना है, तो आप बेस्ट क्वालिटी ट्रेड फाइंड करोगे, और जब बेस्ट क्वालिटी ट्रेड फाइंड करोगे तो ऑटोमेटिकली फिर उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सर रिसेंट 2-3 महीने में आपका कोई ऐसा ट्रेड जो आपने खुद ने लिया हो और आपके लिए बहुत फेवरेबल वे में वर्क किया?
मेरे लिए रिसेंटली अगर मैं याद करूं तो एक इंटरेस्ट रेट वाला ही ट्रेड है, जो हमने अभी डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन इंटरेस्ट रेट की पॉलिसीज जब रिलीज होती हैं तो जब क्वार्टरली पॉलिसी के अंदर एक डॉक्यूमेंट रिलीज होता है जिसका नाम है समरी ऑफ इकोनॉमिक प्रोजेक्शन। ओके, ठीक है, अब मैं ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। सो वो समरी ऑफ इकोनॉमिक प्रोजेक्शन मार्च का ये ट्रेड था, मार्च 2024 का, जब ये समरी ऑफ इकोनॉमिक प्रोजेक्शन का डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था। एंड पूरा मार्केट या इनिशियल जो ज़्यादातर लोग टेक्निकल्स फॉलो करते हैं ये मार्केट में, तो टेक्निकल ये सजेस्ट कर रहे थे कि ट्रेड नीचे जाना चाहिए, तो लोगों ने शॉर्ट करना स्टार्ट किया था। लेकिन एक पूरा थोड़ा प्राइस नीचे भी गया, एक पूरा स्क्वीज बना प्रॉपर, और फिर वहाँ से प्राइस जो है वो ज़बरदस्त बाउंस हुआ। एंड नेक्स्ट हफ्ते या 10 दिन के अंदर वो पूरा का पूरा जो फॉल आया था वो तो एक ही दिन में रिवर्स हो गया, और उसके बाद और 2% ऑलमोस्ट करेंसी ऊपर गई। तो ये जो ट्रेड तो वैसे भी उसके बाद भी काफ़ी अच्छे ट्रेड्स मिले हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर ट्रेड मुझे इसलिए याद रहता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल ड्रिवन ट्रेड था। करेक्ट। और वो यूजुअली लोग फॉलो नहीं करते, बट वो दैट इज़ अ पावर ऑफ फंडामेंटल। और सर बिफोर वी एंड दिस, आई थिंक सिंस आप इतने टाइम से फॉरेक्स मार्केट में ही पर्टिकुलरली देख रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, एक ऐसी कोई एडवाइस जो अभी आप ट्रेडर्स को देना चाहो जो इस मार्केट में एंटर करना चाह रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिनसे हमने बात की, वो लोग कह रहे हैं कि हमको स्टॉक मार्केट के एफएनओ में अब इतना फ्लेवर नहीं दिख रहा है, इतने रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं वहाँ पे, दो लेवरेज है ऑप्शंस में फिर भी, सो फॉरेक्स में एंटर करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या आपके कुछ वर्ड्स है जो आप देना चाहो ताकि यू नो दे डू इट द राइट वे? ओके, सो यूजुअली मैं ये हम मेरे हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि जब आप ट्रेड करते हो या कोई भी ट्रेडर मार्केट में ट्रेड करना चाहता है तो उसे हमेशा खुद को 2 सवाल पूछने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये ट्रेड करने का सही मौका है? इफ द आंसर इज यस, देन क्वेश्चन नंबर 2 कि मेरा एंट्री पॉइंट क्या हो, मेरा एग्जिट पॉइंट क्या हो। नॉर्मली एक ट्रेडर क्या करता है जब ट्रेड करना चाहता है, वो फ्री हुआ है, फोन पे बैठा है, कुछ भी, तो वो डायरेक्टली सेकंड क्वेश्चन पे जाता है, मैं कहाँ पे एंटर करूँ, कहाँ पे एग्जिट करूँ। लेकिन वो फर्स्ट क्वेश्चन कभी खुद को पूछता ही नहीं कि क्या मुझे अभी ट्रेड करना चाहिए या नहीं, वेदर द मार्केट इज इन ट्रेडिंग जोन और नॉट, राइट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिलता है फंडामेंटल एंड सेंटिमेंटल एनालिसिस, एंड सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिलता है टेक्निकल्स। सो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स मत फॉलो करो, फॉलो फंडामेंटल्स, फॉलो सेंटिमेंटल्स, एंड उसके बाद यूज टेक्निकल फॉर एंट्री एंड एग्जिट। करेक्ट, अगर ये आप फॉलो करोगे तो आपकी जो ट्रेडिंग है वो क्वालिटी ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। आई थिंक जो आपने हमारे साथ कोर्स भी रिकॉर्ड किया अपसर्च पे, उसमें आपने बहुत ही सुंदर तरीके से पहले बेसिक्स कवर किए, फिर आपने जो फंडामेंटल जिस पे हमने थोड़ा बहुत हाईलाइट दिया वो आपने बहुत डिटेल में कवर किया था, एंड देन आपने टेक्निकल्स और सेंटिमेंट्स को कवर करके कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी बताई थी जो तीनों को यूज़ करके एक बहुत ही अच्छा आउटकम आपको दे सकती है, वो आपने कवर किया था। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए मेरे अकॉर्डिंग वो एक बहुत ही अच्छा कोर्स आपने डिज़ाइन करके अपसर्च पे बनाया है। सो आई एम प्रिटी श्योर कि ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा, एंड इट्स वेरी रीजनेबली प्राइस्ड ऑल्सो। तो इन दैट केस सबको एक किक स्टार्ट मिलने के लिए एक बहुत ही अच्छा आपने कोर्स दिया और एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी दी है जहाँ पे वो लोग उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके ईजिली पैसा बना सकते हैं गिवन दे अप्लाई इट इन द राइट वे। सो थैंक यू सो मच, हमको ये पॉडकास्ट करके बहुत मज़ा आया। हमारे बहुत सारी ऑडियंस थी, जैसे मैंने शुरू में कहा था, जिनको फॉरेक्स मार्केट के बारे में समझना था, एंटर करने से पहले उनको सही गाइडेंस चाहिए थी, इस पॉडकास्ट के थ्रू उनको मिल जाएगी, एंड जो हमने कोर्स बनाया उसके थ्रू डेफिनेटली उनको एक स्ट्रैटेजी भी मिल जाएगी कि कैसे फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंट्स को तीनों को यूज़ करके एक अच्छी स्ट्रैटेजी डिराइव करके ट्रेड ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कुणाल फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई होप कि और सबको भी ये हेल्पफुल होगा ये पॉडकास्ट भी एंड ये कोर्स भी।